डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ लिया था अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये सिंपल से टॉपिक है और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। यदि आपको डेरिवेशन समझ में आ गया है तो इसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे कोई भी टॉपिक जो हम पढ़ेंगे सिंपल सा टॉपिक रहता है, चाहे अक्षीय पर निकाले या निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इनमें से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते रहते हैं, तो इनको आप थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद में अपने पास लास्ट इसमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर दो टॉपिक बच रहे हैं। एक तो है ये बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, और दूसरा जो है वो है एक और पढ़ेंगे इसके अंदर बला गुण, ठीक है, खोज करेंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना वो है कौन सा रहेगा, बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, खोज करेंगे। इसके बाद में देखिए बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है। तो सेम ही जो पॉइंट हमने बहुल आवेशों के लिए पढ़ा था कि हमने कूलाम बल के बारे में जान रहे थे कि यदि एक ऐसा अपने पास सिस्टम हो जिसके अंदर बहुत सारे आवेश उपस्थित होते हैं तो उसके अंदर हम किस प्रकार से आवेशों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लागू करते हैं और कूलाम बल कैसे निकाला जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे हम बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने वाले हैं। फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E होती है KQ/R² होती है। ये वैसे पहले का पॉइंट जो था विद्युत क्षेत्र के बाद का था, वो हमने पहले ही वो कर लिया दोनों टॉपिक, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी कर लेंगे। तो K की जो वैल्यू होती है आपको पता है कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² होता है, ठीक है। तो हम अब ऐसा एक ग्रुप लेना चाहते हैं बहुल आवेश जिसमें बहुत सारे आवेश उपस्थित हो और उसके कारण क्या ज्ञात करनी है हमें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए समझिए इसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए कि अपने पास एक ग्रुप ऑफ चार्जेस है, यानी एक आवेशों का समूह है, जैसे Q1 चार्ज हो गया, Q2 आवेश हो गया, Q3 हो गया, इस टाइप से चलता जाता है और Qn आवेश आ गया, ठीक है। अब इसके संपर्क में आपको बताया था कि ये आवेश क्या करते हैं, अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेंगे। अब यदि इस आवेश के संपर्क में एक अन्य आवेश लाया जाता है तो हम एक परीक्षण आवेश लेके आते हैं Q0, ठीक है। तो इसके कारण इसका स्थिति, इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा। इसके कारण इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे, इसके कारण इस पे, और इस प्रकार से Q1 के कारण इसके ऊपर, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम एक निर्देश तंत्र ले लेते हैं, उसी प्रकार से जैसे हमने पहले लिया था। इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश ले लेते हैं, O के सापेक्ष, ये तो हम मान लेते हैं कितना है R1, इसके कारण कितना हो जाएगा R2, इसके कारण हो जाएगा R3, इसके कारण हो जाएगा Rn, ठीक है। और ये मूल बिंदु के सापेक्ष है तो इसका स्थिति सदिश तो आपको पता ही है क्या होने वाला है, R0, ठीक है। तो यदि हम 1 से 0 की ओर चलेंगे तो क्या स्थिति सदिश आएगी, आपको बता दिया था 1 0 आ जाएगा, इसमें R20 आ जाएगा, इसमें R30 आ जाएगा और इसमें Rn0, ठीक है, N0 आ जाएगा। सिंपल सा ये स्थिति सदिश ऐसे निकाला जाता है कि 1 से हम कौन से आवेश की तरफ चल रहे हैं, 0 की तरफ। तो यदि 2 होता तो हम 1 2 लेते, 2 यदि यहाँ 2 होता यहाँ 1 होता तो हम 2 1 ले लेते। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अब इसके ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इन सभी आवेशों के कारण। तो हम ऐसे बोलेंगे, इसमें लिखने का तरीका ये रहता है कि मान लीजिए कि एक ग्रुप ऑफ चार्जेज है, यानी कि आवेशों का एक समूह है जिसमें n आवेश उपस्थित है, क्रमशः Q1 Q2 Q3 Qn, और ये क्या करते हैं, एक विशेष आवेश Q0 के ऊपर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो तो हम पहले लिख चुके कि क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² होता है। लेकिन यदि अध्यारोपण का यदि बहुल आवेश आ जाते हैं तो वहां पर अध्यारोपण सिद्धांत होता है, और अध्यारोपण के सिद्धांत से जो कौन से आवेश पे आप बल देखना चाहते हो, 0 वाले पर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E01 पे देखना चाहते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ हम ऐसे लिख देंगे कि E0 परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पे ज्ञात करेंगे, Q0 आवेश पर। तो इसके कारण तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी जाएगी, किस पे बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करोगे, 0 पर, और किसके कारण, पहले के कारण। ऐसे दूसरे के कारण कितना हो जाएगा, E02 हो जाएगा, इसके कारण E03 E0n, इस प्रकार से चलता जाएगा। तो टोटल विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आने वाली है वो कितनी हो जाएगी, E0 E01 प्लस E02 प्लस E03 प्लस E0n। तो ये n आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी।
अब आप बताइए कि यहाँ से E01 का मान कितना होगा, तो E01 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है ये, तो 1/4πε0, तो ऐसा कैसा रह जाएगा। ठीक है, आवेश कौन सा आएगा, पहला आवेश। इसके अंदर हमें पता है कि कभी भी हम परीक्षण आवेश का यूज नहीं करते, हम वो आवेश ले रहे हैं जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो जनरेशन होगा वो उस आवेश को हमें लेना है। तो यहाँ आवेश आप देख सकते हो कितना आवेश है, Q1, तो यहाँ पे तो रह जाएगा Q1/R, दूरी कौन सी है, 1 नॉट, तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन यदि लोगे तो वही R के 10 लिखेंगे। ऐसे ही चलता जाएगा। E02 का मान 1/4πε0 Q2/R20 का स्क्वायर डॉट, ये डायरेक्शन के लिए सदिश रूप में निरूपित कर रहे हैं इसलिए, और ये E0n आ जाएगा। इस टाइप से E03 आ जाएगा, इसी टाइप से E0n आ जाएगा, तो मैं n का मान लिख रहा हूँ, तो 1/4πε0 Qn/Rn0 का स्क्वायर, डायरेक्शन R के n0। ओके, क्लियर है। अब ये सारी वैल्यू आप इसके अंदर रखनी है और अपने पास क्या आ जाएगी, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सिंपल से ये सारे के सारे मान जो है आप इस समीकरण में रख दो, और जो लास्ट वैल्यू आ रही है वो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो यही होता है बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सिंपल सा टॉपिक है, और इसके अंदर सेम ही वही अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ से लागू करते हैं और अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अपना जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है दो आवेशों के कारण एक बल युग्म या बलाघूर्ण का जनरेशन। उसके बाद में हम कुछ इसके एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ सवाल आप कीजिएगा और उसके जो आंसर आते हैं वो आपको बताने क्या कहेंगे। ठीक है, पूछ दो। इसके बाद में देखिए अपना जो इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, यानी कि इसके कारण हमें बलाघूर्ण की गणना करनी है। क्या होता है, पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे बल लगेगा या नहीं लगेगा, क्या सूत्र होता है, और कैसे ये एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव पर बल लगेगा या बलाघूर्ण लगता है, वो हमें चेक करना है। तो यहाँ से समझिए, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं पहले, क्योंकि इसने बोला है कि एक समान विद्युत क्षेत्र लेना है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं एक समान। ठीक है, जिनकी डायरेक्शन आपको पता चल रही है कि कौन सी तरफ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो इधर इस साइड है। ठीक है, अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या लेना है, एक द्विध्रुव लेना है। तो कोई भी द्विध्रुव क्या होता है आप जानते हो कि दो आवेश लेंगे। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेश जो परिमाण में समान लेकिन दिशा में डिफरेंट हो, तो -q और ये +q। ठीक है, तो इनके ऊपर इस विद्युत क्षेत्र में जिसके बीच की दूरी क्या होती है, एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, -q और +q आवेश जिसके बीच की दूरी अतल्प हो, तो इस प्रकार से बना हुआ युग्म क्या हो जाता है, ये विद्युत द्विध्रुव है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र E में एक विद्युत द्विध्रुव लिया गया, इस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में आता रहता है। तो आप इसको समझिए, अब कैसे इसके वैल्यू हम निकालेंगे, क्या इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए आपको बताया गया था कि जब बल के कौन कौन से फॉर्मूले अपन ने देखे थे, तो आप देखिए हमने एक तो कूलाम बल पढ़ा था। कूलाम बल का फॉर्मूला तो होता है K/Q1/Q2/R² निकाला था। एक हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी, वो आया था, पहले फॉर्मूला हमने पढ़ा था F/Q0। ठीक है, और इसके अलावा एक हमने पढ़ लिया E=KQ/R² होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव और यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला जो हमने पढ़ रखा है F, ये हम यहाँ से कूलाम बल निकालें, क्योंकि यहाँ पे तो बल का फॉर्मूला नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बल उपस्थित है क्योंकि हमें बल ज्ञात करना है। तो यहाँ से यदि हम बल ज्ञात करेंगे तो बल का सूत्र क्या हो गया, F=Q0 × E, यानी Q0 आवेश, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कितना होता है, Q0 E होता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर उपस्थित है दो आवेश, एक तो +q आवेश है और दूसरा -q आवेश। तो देखिए +q आवेश पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, F1 मान लेता हूं एक बार। F1 कितना होगा, +q आवेश पर बल कितना हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आवेश Q0 की जगह क्या है, q आवेश है, तो इस Q0 को हम q से रिप्लेस कर देंगे, और विद्युत क्षेत्र तो उतना ही है प्लस का E, तो QE हो जाएगा नंबर 1। ठीक है, यदि सदिश रूप में लिखना चाहो तो आप इस टाइप से लिख सकते हो इसको, क्योंकि आपको पता है आवेश तो सदिश राशि होती नहीं है, विद्युत क्षेत्र है।
इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण कितना लगेगा, क्योंकि दूसरा आवेश जो है इस विद्युत द्विध्रुव में एक तो प्लस है और दूसरा माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, ये हम लिख सकते हैं F2, और वो कितना जाएगा माइनस क्यू ई आएगा। लेकिन इसकी डायरेक्शन देखिए, माइनस क्यू आवेश पे लग रहा है तो माइनस क्यू आवेश पे कितना जाएगा, माइनस का क्यू ई, तो इसका नंबर दे देंगे इसको समीकरण 2। ठीक है, तो यदि हम कुल बल की बात करेंगे तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, दोनों विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल कितना लगेगा, तो हम F इक्वल टू क्या कर देते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत लागू करो या टोटल बल निकालते हैं तो ऐसे निकाला जाता है F1 प्लस F2। F1 का मान रखिए कितना है, ये तो है QE, और ये प्लस F2 का मान कितना है, माइनस का QE, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा ये, और QE में से QE चला जाएगा, कितना आएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि जब एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव स्थित होता है तो उसके ऊपर कुल बल कितना लगता है, 0 लग रहा है, यानी कि कोई बल नहीं लग रहा। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ एक टॉपिक आ रहा है इसके अंदर बलयुग्म का आघूर्ण, तो इस विद्युत द्विध्रुव में एक बलाघूर्ण लगेगा जो इसको घूर्णन करवाता है और वापस से इसको क्या करता है, अपनी मूल स्थिति के सापेक्ष संरेखित करने की कोशिश करेगा। ये जैसे घूर्णन कर रहा है, थीटा कोण से घूम रहा है, तो इसको वापस अपने विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष मूल बिंदु पर लाने की कोशिश करेगा कि कहाँ कौन सी स्थिति आती है। तो बलाघूर्ण की गणना करेंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पे बल तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा, बलाघूर्ण लगेगा, और इस बलाघूर्ण का मान कितना होगा, बलाघूर्ण हमने पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, हम पढ़ के आए कि टो जो होता है टॉर्क, वो इज इक्वल टू होता है किसी एक आवेश पर बल इंटू लंबवत दूरी होता है। सॉरी, हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था, बलाघूर्ण जो रोटेशन की बात होती है वहां पर क्या आता है, R क्रॉस F आता है, ये हम पढ़ के आए हैं पहले से कि बलाघूर्ण क्या होता है, बल इंटू लंबवत दूरी। तो हम यहाँ पे बलाघूर्ण का जब सूत्र लिखेंगे तो क्या आएगा, किसी, क्योंकि एक आवेश पे लग रहा है, किसी एक आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण और ये होती है साथ में इंटू लंबवत दूरी। तो देखिए कितनी लंबवत दूरी होगी और क्या आएगा, तो यहां से बलाघूर्ण को तो लिख रहे हैं टो, किसी एक आवेश पर बल का परिमाण लेंगे तो कोई भी एक बल ले लीजिए दोनों में से, तो एक बल ले लेते हैं तो क्या आएगा, Q इंटू ई आ रहा है, ये साथ में मल्टीप्लाई में आ रहा है लंबवत दूरी। अब देखिए इनके बीच की दूरी तो है 2a, तो ये आधार के साथ बना हुआ जो घटक होगा थीटा ही हो गई, ये भी सेम ही बेसिस के साथ विद्युत क्षेत्र के साथ, तो ये तो आएगा अक्षीय दूरी 2a cos थीटा, और ये जो लंबवत दूरी आएगी वो कौन सी आ जाएगी, 2a sin थीटा। तो आवेशों के बीच की लंबवत दूरी कौन सी होगी, 2a sin थीटा, तो इसकी जगह हमें लिख देते हैं लंबवत दूरी 2a sin थीटा। अब क्या करेंगे, इस Q और 2a को मैं एक साथ लिखता हूं, तो Q इंटू 2a और साथ में आ रहा है E sin थीटा। ठीक है, ये Q इंटू 2a किसके बराबर होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। यदि आप फिर भी ध्यान नहीं दिए हो तो आप पहले इसके बारे में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इनके बारे में पढ़िए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में आपको बताया था कि P जो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो बराबर होता है एक आवेश का परिमाण इंटू दूरी का गुणनफल। तो इस Q इंटू 2a की जगह हम क्या लिख देंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P लिखेंगे, तो टो जो आएगा वो कितना आ जाएगा, P E sin थीटा। ठीक है, अब ये A आपको पता है, हमने सदिश गुणनफल पढ़ा था एक जगह, तो सदिश गुणनफल क्या होता है, एक तो होता है अदिश गुणनफल तो होता है A डॉट B, वो तो होता है AB cos थीटा के बराबर, और एक सदिश गुणनफल होता है A क्रॉस B, वो किसके बराबर होता है, AB sin थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये डायरेक्शन के लिए आएगा, तो यहाँ पे इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं P क्रॉस E, ये इसके ऊपर बलाघूर्ण आएगा, और ये आपको याद भी रखना है कि इसके ऊपर कितना बलाघूर्ण लगेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा टॉपिक है, और इसकी आपको डायरेक्शन भी पूछी जाए तो थीटा की वैल्यू आप 0 डिग्री ले सकते हैं, तो संरेखित करेंगे 0 रखेंगे तो sin 0 की वैल्यू आपको पता कितनी होती है, 0 ही होगी, तो बलाघूर्ण हो जाएगा 0। और जब 90 लेंगे तो कितना जाएगा, लंबवत दिशा में मैक्सिमम माना जाएगा बलाघूर्ण का, क्योंकि बलाघूर्ण जो होता है वो उसको स्थिति से वापस संरेखित करने का प्रयास करेगा, और इसी स्थिति में कौन सा बलाघूर्ण लगेगा, कौन सा बल लगेगा, बलाघूर्ण। ठीक है, तो ये सिंपल सा टॉपिक है। तो हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव ले लिया, माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी है 2a, एक आवेश पर लगने वाला बल हो गया प्लस का QE, दूसरे पर माइनस QE, तो नेट फोर्स हो गया 0, इसलिए बल तो लगेगा नहीं, इसलिए बलयुग्म का क्या लगेगा, आघूर्ण। यानी कि ये द्विध्रुव में यदि घूर्णन करने लग जाता है
तो एक बला कोण लगेगा जो उसको अपनी स्थिति के सापेक्ष संरेखित करने का प्रयास करेगा। उस बला कोण का जो मान होता है वो बल इंटू लंबवत दूरी होता है। तो किसी भी एक आवेश पर बल का परिमाण ले लेंगे इंटू लंबवत दूरी। तो बल का परिमाण तो आप देख सकते हो क्यू ले लीजिए या ये लीजिए, तो दोनों का परिमाण लेना तो दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी। और दूरी कितनी है 2a sin थीटा। तो q इंटू 2a तो होता है द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर और e sin थीटा आ ही रहा है, तो क्या जाएगा pe sin थीटा। तो ये टॉपिक था अपना लास्ट इस चैप्टर का, और इसी के साथ ये चैप्टर जो है आज वो खत्म हो गया, पूरा फिनिश होता है। अब आप देख लीजिए कि फर्स्ट यूनिट में जो 4 चैप्टर आते हैं उसमें से पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसके ऊपर कुछ सिंपल क्वेश्चन भी पूछे दिए जाते हैं कई बार, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट रहते हैं, और उनमें से एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। आज से आप पहले के जो पेपर देखेंगे 2016 से लेकर के 2019 या फिर लास्ट टाइम में जो लगा था 2020 में पेपर, उसमें भी आपको क्वेश्चन जो है वो इसमें से मिल जाएंगे। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है, एक बार फिर से हम इसको रिपीट करेंगे। पॉज करो। वो एग्जाम में आते रहते हैं। इसके बाद में अपन आगे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करेंगे, वो आपको ध्यान देने कौन कौन से होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं, वैसे तो हम फिजिक्स में ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी सवाल जो है वो पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट में एक तो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात कर रहा हूँ। एक तो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण मोस्ट इम्पोर्टेंट में आता है कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय निरक्षीय स्थिति के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय निरक्षीय दोनों स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। इसके अलावा अक्षीय निरक्षीय के अलावा ये जो द्विध्रुव में बला गुण आपने पढ़ा अभी लास्ट पॉइंट, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। एक इसके गुण पूछ लिए जाते हैं विद्युत क्षेत्र के, कोई 2 प्रॉपर्टीज बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, और एक क्वांटीकरण से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र का क्वांटीकरण क्या होता है, जो हमने पढ़ा था Q बराबर क्या होता है Ne, यानी कि किसी भी वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वो एक पूर्ण संख्या के रूप में निकलता है, वही उसका क्वांटीकरण मान होता है। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में है, जिनमें से क्वेश्चन जो होता है अभी तक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो इन टॉपिक्स के ऊपर विशेषकर आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये सारे टॉपिक आपको तभी क्लियर होंगे जब आप एक एक करके सारे टॉपिक को क्लियर करोगे। तो ये अपना फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। अब इसके बेसिस के ऊपर कुछ एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जो आपको अपनी नोटबुक में भी नोट करना है, और साथ में जो भी क्वेश्चन यहाँ चलते जाएंगे वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना भी है और साथ में इसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, करो एक बार फिर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इसका आप इसको आंसर भी अपनी नोटबुक में भी नोट करना है, और ये स्क्रीनशॉट के ले लेना आप, ताकि आप इसको आसानी से उतार सको। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि 4 × 10⁻⁵ 4 × 10⁻⁵ कूलाम मीटर। कूलाम मीटर किसका मात्रक था? कुछ के क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर नाम नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको उनके ऐसा यूनिट के बेसिस पे पता लगाना है कि क्या इसका मात्रक क्या है, कौन सी राशि आपको दी गई है। वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 × 10⁻⁵ कूलाम मीटर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम × मीटर। तो P का मान तो दे रखा है, ये का एक विद्युत द्विध्रुव है 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। ये किसका मात्रक होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है कि विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री के कोण, यानी विद्युत क्षेत्र के साथ जो है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, वही हमें चाहिए पर रखा है। तो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यानी कि टो का मान ज्ञात करना। तो हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा अभी बल युग्म का आघूर्ण आपने पढ़ा था कि टो बराबर होता है Pe sin थीटा। ठीक है, तो ये हम कैसे मान निकालेंगे? तो आप देखिए आपके पास जो P का मान दे रखा है, कितना दे रखा है द्विध्रुव आघूर्ण का, तो इसका सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं। पहले आपको नोट करना होता है अलग अलग वैल्यू की P का मान कितना दे रखा है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान तो दे रखा है 4 × 10⁻⁵ कूलाम मीटर। फिर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में। तो E का मान दे रखा है 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। ठीक है,
30 डिग्री के साथ कोण पे रखा है विद्युत क्षेत्र के साथ, तो थीटा की वैल्यू अपने को दे रखी है कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए, टो का मान ज्ञात करना है। तो टो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से टो इज इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा, ठीक है। तो हम ये लिख रहे हैं पीई साइन थीटा, पी का मान रखिए यहाँ पे कितना है 4 × 10⁻⁵। विद्युत क्षेत्र ई का मान कितना दे रखा है 10⁻⁻3, तो ये 10⁻⁻3 साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री दे रखी है 30 डिग्री, तो ये साइन 30, ठीक है। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या आएगा 4 ऐसा का ऐसा, 10⁻⁵ और -3 कितना हो गया 10⁻⁸। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 0, 1/2 होती है। तो यहाँ से 4 में 2 का भाग जाएगा तो कितनी बार चला जाएगा 2, तो 2 × 10⁻⁸, और इसका यूनिट तो आपको पता है क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। तो ये इसका आंसर आएगा बलयुग्म के आघूर्ण का 10⁻⁸ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको अपनी नोटबुक में भी नोट करना है और आसानी से इसको समझना है, सिंपल सा टॉपिक है। अब एक क्वेश्चन आपको इसके बेसिस पे और पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर अपनी नोटबुक में नोट कर देना इसको। करो पॉज, ठीक है। इसके बाद में लास्ट जो अपना क्वेश्चन है आज का, वो हम देख लेते हैं कि 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको ज्ञात करना है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे इसका हमें आंसर मिलेगा। जिसको भी ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा वो उसका आंसर निकाल पाएगा। फिर भी मैं आपको हिंट के तौर पे थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे रखा है कि 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा। आवेश का पता लगाना है, यानी कि सीधा सा फॉर्मूला लगाना है Q बराबर ME, ठीक है, कि कितना आवेश होगा। क्योंकि आवेश का जो पता लगता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या कितनी है 75 किलोग्राम में। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब रही बात आपको n, ये नंबर कैसे फाइंड करोगे। तो मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि एक पात्र है, ठीक है, उसके अंदर 75 किलोग्राम टोटल वैल्यू रखी गई है, इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं 75 किलोग्राम। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है उनकी संख्या टोटल ग्राम जो होती है, यानी कहने का मतलब इसका टोटल द्रव्यमान दे रखा है अपने को, कितना किलोग्राम दे रखा है 75 किलोग्राम दे रखा है। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल मास है वो है इसका 75 किलोग्राम, और वो किसके बराबर होता है n। तो इसमें मान लो कि इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मान लो ME है। सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ME के बराबर है, तो n इलेक्ट्रॉनों का कितना हो जाएगा n × ME। तो हम इसकी जगह लिख देंगे m × ME बराबर 75 किलोग्राम। यहाँ से आप n का मान निकाल लीजिए कितना आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो आपको पता है, ये हमने पहले वाले वीडियो में भी बता चुके, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। वो यहाँ आप वैल्यू रखिए, n का मान निकालिए, n से वैल्यू इसमें शिफ्ट कीजिए और आंसर प्राप्त कीजिए कितना आंसर आता है। तो आज के लिए आपको इतना ही वर्क है। इसके बाद में आगे वाले जो हम वीडियो आएंगे उसमें हम थोड़े से इसकी न्यूमेरिकल वगैरह देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और आपसे एक ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स इस कोरोना वायरस के तहत नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपने कोई भी टॉपिक को उन्होंने अभी तक नहीं समझ पाए हैं और नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मैं आपसे बस ये कहना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स थोड़े ऐसे गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर किसी वजह से एजुकेशन से दूर चल रहे हो, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप ना उनको तक ये भी वीडियो पहुंचाए ताकि वो भी अपना जो अध्ययन है वो जारी रख सके। थैंक यू।